बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। चौधर की जंग, जी हां, हरियाणा में पंचायत चुनावों के दूसरे चरण की घोषणा भी कर दी गई है। दूसरे चरण में अंबाला, चरखी दादरी, गुरुग्राम, करनाल, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा और सोनीपत यानी कि कुल 9 जिले शामिल किए गए हैं। इनके लिए नामांकन प्रक्रिया 21 से 28 अक्टूबर तक चलेगी और 29 अक्टूबर को नामांकन की पड़ताल होगी। 31 तक नाम वापसी भी होगी और 31 अक्टूबर को ही चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। जिला परिषद और पंचायत समिति मेंबर के लिए मतदान 9 नवंबर को, पंच सरपंच के लिए 12 नवंबर को होगा, जबकि हिसार, फतेहाबाद, फरीदाबाद और पलवल में तीसरे चरण में चुनाव होंगे। तो ये तैयारी है, क्या तैयारी है, इस पर भी जानकारी लेंगे। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की फिलहाल आपको बता दें घोषणा कर दी गई है। 9 जिले इसमें शामिल किए गए हैं, जिसमें अंबाला, चरखी दादरी, गुरुग्राम, कैथल, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी शामिल है। रोहतक, सिरसा और सोनीपत में भी दूसरे चरण में ही चुनाव जो है होंगे। इससे पहले पहले चरण को लेकर भी जो तारीखों का ऐलान है वो किया जा चुका है। अब जो जिले बच चुके हैं उनको तीसरे चरण में डाला जाएगा और जल्द ही उनके लिए भी तारीखों का जो ऐलान है वो कर दिया जाएगा। और कोशिश यही रहेगी कि ज्यादा गैप में ये जो तीसरा चरण है उसको ना रखा जाए। पहले और दूसरे चरण के चुनाव होते ही तीसरे चरण के भी तुरंत ही चुनाव कराने की जो कोशिश है वो रहेगी। तो पंचायत चुनावों के दूसरे चरण की भी घोषणा कर दी गई है। इनके लिए नामांकन की प्रक्रिया जो है वो 21 से 28 अक्टूबर तक चलेगी। तो वहीं 29 अक्टूबर को नामांकन की पड़ताल होगी और 31 तक आपको नाम वापस लेने होंगे। अब देखिए चौधर की जंग में किसकी है कितनी तैयारी, इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। मेरे साथ प्रोफेसर विधु रावल हैं जो कि प्रवक्ता है बीजेपी से। मेरे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता वेद प्रकाश विद्रोही जी जुड़ गए हैं और मेरे साथ इनेलो प्रवक्ता विजेंद्र रेणु जी भी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप तीनों मेहमानों का हरियाणा न्यूज पर। और सबसे पहले मैं विधु रावल जी आपसे सवाल करना चाहूंगी, कैसी तैयारियां हैं? अब तो दूसरे चरण को लेकर भी तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। बहुत जोरदार तैयारियां हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अलग अलग स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी के चिन्ह पर या भारतीय जनता पार्टी के समर्थन पर अलग अलग स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को और भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास कार्य किए हैं, अभूतपूर्व विकास कार्य किए हैं, जो काया पलट किए हैं, खास तौर पे पहली बार एक ऐसी सरकार आई जिसने गांव की तरफ मुड़कर देखा, जिसने गांव के लिए काम किया। ऐसी सरकार को ऐसी राज्य की सरकार जब गांव की सरकार बनेगी तो उसके अनुरूप बनेगी। ये ट्रिपल इंजन की एक सरकार बनने जा रही है और इस नाते से गांव के लोग बहुत उत्साहित हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ चल रहे हैं। अभी के रुझान ये हैं कि जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी टिकट दे रही है वहां पर बड़ी लंबी लाइन जो है, क्योंकि 14 तारीख से नॉमिनेशन पहले चरण के थे, बहुत लंबी जो फेरिस्त है भारतीय जनता पार्टी के टिकटार्थियों की है। साथ ही जहां पर समर्थन की बात है तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन लेने के लिए भी सभी लोग जो है जोर आजमाइश कर रहे हैं। ये एक बहुत सुखद एक अनुभव है। हम चौथे नंबर की पार्टी हुआ करते थे आज से 10 साल पहले हरियाणा में, लेकिन वहां से आकर केवल पहले नंबर पे ही नहीं आना बल्कि पार्टी ही एकमात्र रह गई जिसके लिए लोग टिकट सीख कर रहे हैं। हाँ। दूसरी पार्टी ढूंढ कर भाजपा के असंतुष्टों को रिझाने का प्रयास कर रही है कि भाई उनको कोई उम्मीदवार मिल जाए। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों में किस प्रकार से लाइन लंबी लगी हुई है। कौन सी पार्टी को ढूंढने में मशक्कत करनी पड़ रही है रावल साहब? सारी पार्टियां, जो भी पार्टियां, आम आदमी पार्टी ने कुछ जगह प्रयास किया अपने उम्मीदवार उतारने का, इंडियन नेशनल लोकदल ने किया प्रयास, उनको तो खैर इंडियन नेशनल लोकदल को तो विधानसभा में भी नहीं मिल रहा है। आम आदमी पार्टी को भी विधानसभा जो उपचुनाव है वहां पर भी उन्होंने मांगा हुआ उम्मीदवार, हमारा भारतीय जनता पार्टी से चिटका हुआ उम्मीदवार लिया। इसी प्रकार से गाँव में तो जाकर इनकी और दयनीय स्थिति है। कांग्रेस पहले ही चुनाव से भाग चुकी है तो कांग्रेस तो है ही नहीं रेस में। तो इस नाते से ये एक बहुत ही सुखद अनुभव है। मैं एक बाल्यकाल से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता रहा हूं, तो मैं जब ये देखता हूं एकदम जो भारतीय जनता पार्टी के फॉर्च्यून्स बदले हैं, जनता का आशीर्वाद इतना अपार स्नेह भारतीय जनता पार्टी को मिलने लगा है, ये मेरे जैसे व्यक्ति के लिए अभूतपूर्व है और हमें नतमस्तक करता है इस जनता के सामने, जो जनता जो है इतनी भारी संख्या में अपना प्यार और आशीर्वाद हमें बरसा रही है। चलिए,
क्योंकि कांग्रेस को तो पहले ही आपने चुनाव से बाहर कर दिया, तो आपके जो कटाक्ष थे वो इनेलो पर पूरे फिट बैठ रहे थे। तो विजेंद्र रेणु जी से ही मैं सवाल कर लेती हूँ। रेणु साहब, आपको तो ढूंढना पड़ रहा है, आपकी पार्टी को मशक्कत बहुत करनी पड़ रही है। ठीक कह रहे हैं जी, मैं इनकी बात का कोई ज्यादा जवाब नहीं दूंगा। देखिए श्रेष्ठ जी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने पूरे हरियाणा प्रदेश में पंचायती चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर रखी है और आज से नहीं, बहुत पहले से तैयारी कर रखी है। मैं भी सोनीपत डिस्ट्रिक्ट का इसी मैटर में प्रभारी हूँ पूरे जिले का, और हल्का बड़ौदा वगैरह में हमने सारी मीटिंगें वहाँ पर ली हैं और सभी कैंडिडेटों के नाम फाइनल करने की हमने लिस्ट बनाई हुई है और बहुत मजबूती के साथ जो है हम ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जहाँ तक के बात है कि किसको कितना समर्थन मिलेगा, आज जो हालात हैं श्रेष्ठ जी ये सब के सामने है। हम यहाँ प्रवक्ता भाई चैनल पर बैठ करके कुछ भी बोले, उस बोलने का कोई ज्यादा महत्व पब्लिक नहीं लेती है, क्योंकि आज के दिन पब्लिक सब जागरूक है और हर चीज जानती है, देखती है, पढ़ती है और समझती भी है। जिस प्रकार से आज का पेपर आपने भी पढ़ा होगा और मैंने भी देखा है, आज पेपर में आया हुआ था कि रोटी पर 5% का टैक्स और पराठा क्योंकि दोबारा से गर्म करना पड़ता है इसलिए उसके ऊपर 18% जीएसटी लगेगा। ये पढ़ करके बड़ी हंसी आ रही थी। हम 10 आदमी बैठे थे। मैं देखो भाई ये दिन भी देखने पड़ेंगे कि रोटी पर 5% जीएसटी होगा और पराठा, उसमें लिखा हुआ है साहब कि पराठा दोबारा गर्म करके देना होता है इसलिए इस पर 18% जीएसटी लगेगा। और फिर ये लोग कहते हैं हमने गांव की तरफ जाकर के देखा, गांव का विकास करने का काम किया है। 2 साल से गांव के चुनाव नहीं करवाए। लोग जो है ना विकास के कार्यों की बाट जो रहे थे, वहां पर उनके ऊपर अधिकारी थोपने का काम किया और वो अधिकारियों ने भी सिर्फ गोलमाल ही किया, किसी प्रकार का कोई विकास नहीं किया। जिस एरिया में 2 साल से विकास नाम की एक ईंट भी नहीं लग रही है, गलियों में कचड़ा भरा हुआ है, पानी के निकासी की कोई सुविधा नहीं है, गलियां टूटी फूटी पड़ी हैं, बारिश के 2-3 मौसम गुजर चुके हैं, कहीं से पैदल भी आने जाने का रास्ता नहीं बना हुआ है और फिर भी लोग कहते हैं कि हमने गांव का विकास किया। अगर ऐसा ही विकास करते हैं तो मैं समझता हूं हरियाणा प्रदेश की जनता इस प्रकार के विकास को पसंद नहीं करेगी और इन पंचायती चुनाव में जरूर इसका जो है ना प्रभाव इन चुनाव के ऊपर पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी और इस गठबंधन की सरकार को इसके लिए भुगतना पड़ेगा। दूसरी बात श्रेष्ठ जी, एक और बात बड़ी महत्वपूर्ण समझने वाली है, गठबंधन की सरकार है और गठबंधन की सरकार में ये नहीं पता लग रहा कि ये गठबंधन की है कि अकेली है। अभी देखिए आदमपुर विधानसभा के चुनाव के ऊपर किस प्रकार से ड्रामेबाजी चली है। एक बार कहते हैं कि हम अलग कैंडिडेट खड़े करेंगे, फिर संसदीय बोर्ड की बैठकें होती हैं, फिर बाद में फैसला लिया जाता है कि हम गठबंधन का धर्म निभाएंगे। अब ये नहीं पता इन पंचायती चुनाव में भी गठबंधन का धर्म निभाया जाएगा या व्यक्तिगत तौर से इलेक्शन लड़ा जाएगा, सिंबल पर लड़ा जाएगा, नहीं लड़ा जाएगा। श्रेष्ठ जी ये बिल्कुल आपके सामने बात है कि दोनों की दोनों पार्टियां इस चुनाव से भाग चुकी हैं। चलिए, दोनों ने फैसला लिया कि हम सिंबल पर नहीं लड़ेंगे चुनाव। अकेली इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी एक है जिसने बहुत पहले से घोषणा कर रखी है कि हम जिला परिषद का चुनाव सिंबल पर लड़ने का काम करेंगे और इसके सामने किसी भी पार्टी की ये हिम्मत नहीं जो सिंबल पर चुनाव लड़ ले। बाद में ये उनको तोड़ने का काम करेंगे और कहेंगे कि हमारे समर्थित बने हैं और फिर खाम खा का झूठा वोट परसेंटेज दिखाने की कोशिश। विद्रोही साहब, दृष्टि जी मुझे आश्चर्य हुआ भाजपा के साथी की बात सुनकर। वो कह रहे हैं कि लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, दूसरे दलों को उम्मीदवार नहीं मिल रहे। अभी आपको याद होगा 2019 के बाद 3 विधानसभा के उपचुनाव हुए हैं। बड़ौदा में भाजपा ने उधार का कैंडिडेट भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जय बोलने वाले योगेश्वर दत्त को उम्मीदवार बनाया। इलाहाबाद में गोपाल कांडा के भाई गोविंद कांडा को बनाया और आदमपुर के अंदर कांग्रेस के उम्मीदवार बिश्नोई को बनाया। जिस पार्टी के पास विधायक का चुनाव लड़वाने के लिए अपना ओरिजिनल संघी उम्मीदवार नहीं, वो कह रहे हैं कि पंचायतों में हमारा लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। भाजपा घोषणा कर चुकी है कि ना तो वो पंचायतों के चुनाव सिंपल पर लड़ रहे, ना ब्लॉक समिति के लड़ रहे और ना जिला परिषदों के। उन्होंने छोड़ दिया जिलों पर, भाई जिला परिषद के चुनाव कोई लड़ना चाहे तो लड़ लो। पूरे हरियाणा के अंदर जो 2 चरणों के चुनाव हो रहे हैं, 1-2 जिलों को छोड़कर कहीं भी कोई, सब जगह भाजपा ने इनकार कर दिया जिलों ने कि हम सिंबल पर नहीं लड़ेंगे।
जब ये चुनाव ही सिंबल पर नहीं लड़ रहे तो वो कहाँ तो लाइन लग रही है। मुझे तो आश्चर्य होता है कि एक नेशनल पार्टी का प्रवक्ता इस तरह की भी असत्य बोल सकता है। चलो उनको मुबारक हो, मुझे उनसे कुछ नहीं कहना। दूसरा वो कह रहे हैं कि हरियाणा में कोई दल ही नहीं है, एकमात्र हम बचे हैं। अरे भैया, लंबी लंबी चौड़ी हाँकने से पहले विधानसभा का ही गणित देख लो। 40 MLA आपके हैं, 31 हमारे हैं, अब 30 रह गए, और 10 जजपा के हैं। 3 प्रमुख दल तो हैं विधानसभा के अंदर, और फिर ये कह रहे हैं कि भैया हमारे अलावा कोई है नहीं। और 40 और 30 में कितना फर्क होता है सृष्टि जी, आप खुद अनुमान लगा लो। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस तो प्रारंभ से ही कह रही है कि भाई हमने तो 56 साल हो गए हरियाणा बने, कभी पंचायतों के चुनाव, नगर निकायों के चुनाव सिंबल पर लड़े ही नहीं है। हाँ, पिछला कुछ नगर निगम का चुनाव पिछली बार, और अब की बार होगा नगर निगम का चुनाव, तो वो सिंबल पर लड़ेंगे। हमने तो जब पहले घोषणा कर रखी कि हम सिंबल पर नहीं लड़ रहे, और हमारे लोग लड़ रहे हैं, हम इनकार नहीं कर रहे, कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, और करे भाग गए। अरे एक तरफ तो ये भाजपा के प्रवक्ता कहते हैं कि गांव गली का चुनाव है, भाईचारे का चुनाव है, और यहाँ आके लंबी चौड़ी आंक रहे हैं कि भाग गए। अरे भागते तो कोई जब ना जब तुम लड़ रहे होते। हम तुमसे पूछना चाहते हैं, अगर तुमने इतना अभूतपूर्व विकास किया है और इतना ही अपनी एकमात्र पार्टी होने का गर्व है, तो लड़ लेते पंचायतों के चुनाव, ब्लॉक समितियों के चुनाव, जिला परिषदों के चुनाव सिंबल पर। किसने रोका था? तुम्हें लोकतांत्रिक अधिकार है, खुद में है फजीयत, औरों को नसीहत। और कह रहे कि हमने बहुत अभूतपूर्व विकास किया। अरे भैया, विकास किया ये आपको इलाहाबाद की जनता ने बता दिया, ये आपको बड़ौदा की जनता ने बता दिया, और आपको आजमपुर की जनता बता देगी आपने कितना विकास किया है। और रही सही कसर, पंचायत चुनाव में पता चल जाएगा आपने कितना विकास किया। और 6 महीने पहले आप हरियाणा के गाँव में नहीं घुस पाते थे। आपका पंचायत मंत्री कहता था कि अगर गाँव में जाना है तो मुझे हेलमेट लगाना होगा, नहीं सिर फोड़ देंगे लोग। तो जिस पार्टी की ये हालत हो कि वो गाँव में घुसने की स्थिति में ना हो, जिस पार्टी के 40 MLA के अंदर 20 कांग्रेसी और लोक दल के दल बदलू हो, वो अगर ऐसा दावा करे, जो 3 उपचुनाव लड़े, 3 दल बदलुओं को टिकट देकर लड़वाया, वो इतनी लंबी चौड़ी बात करे तो इतना शोभा नहीं देता। आप लड़िए, आप जीतिए, अच्छी बात है, पर सत्ता का इतना अहंकार अच्छा नहीं होता। रावल साहब जवाब देना चाहेंगे अगर इसका? देखिए, लंबी लंबी लाइनों पर सवाल उठा लिया और पूछ रहे हैं विद्रोही साहब, जब आप सिंबल पर ही लड़ने से इनकार कर रहे हैं तो फिर ये लाइनें, ये जो कतारें हैं, वो कहाँ नजर आ रही हैं? हम इनकार नहीं कर रहे हैं। अलग अलग स्थानों पर हम सिंबल पर लड़ रहे हैं। नाम बता दीजिए, जिलों के नाम बताइए भाई, कहाँ लड़ रहे हैं? पहले तो आप यमुनानगर आ जाइए, यहाँ पर सिंबल सभी वार्डों में दिया जा चुका है। ऐसे और भी क्षेत्र हैं। खैर, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, हरियाणा तो आप कह रहे हैं कि रावल साहब सिंबल पर ही लड़ा जा रहा है बीजेपी की तरफ से? नहीं, 2 जगह लड़ रहे हैं सृष्टि जी, नूह में और यमुनानगर में। मैंने ये कहा था कि 1-2 जगह लड़ रहे हैं। तीसरा नाम पूछिए ना, इनसे नाम पूछिए ना, तीसरे जिले का नाम पूछिए सृष्टि जी। सुन तो लीजिए साहब, बता दीजिए ना रावल साहब, आप बता दीजिए। आप सुनिए मेरी बात को। भारतीय जनता पार्टी ने बताया है, मैंने बताया है, भी ऐसा नहीं कि नहीं बताया है। और दूसरा, हरियाणा न्यूज जो कि सबसे प्रसिद्ध चैनल है हरियाणा का, और हर जगह इनके रिपोर्टर्स हैं। आप अपने रिपोर्टर्स को सभी के कार्यालय में भेज दीजिए। जिन कार्यालयों में आपको रौनक लगे उसको बेशक रिपोर्ट भी कीजिएगा। नहीं रावल साहब, लेकिन आपको बताने से क्या परहेज है? आप आए हैं, आप चर्चा में बताया ना, मैंने बताया ना आपको, मैंने बताया जैसे यमुनानगर में, नूह में, एक आधो क्षेत्र में हम जो है लड़ रहे हैं सिंबल पर। जहाँ सिंबल पर नहीं लड़ रहे हैं वहाँ भी हम समर्थन दे रहे हैं, हमारे समर्थित उम्मीदवार हैं। और कुछ जगह पर ऐसा है जहाँ पर दूसरी पार्टियां ही नहीं है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4 हमारे कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, तो हम एक को सिंबल देकर बाकी 2 लोग जो हैं, जो भाजपा के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, उनके साथ अन्याय क्यों करें? इस नाते से जहाँ पर कंपटीशन ही केवल भारतीय जनता पार्टी का है, वहाँ पर हम जो है ये चाहते हैं, भाई ठीक है, आपस में कार्यकर्ता जोर आजमाइश करें। तो भाईचारे का चुनाव है, भाईचारे के चुनाव में जहाँ जो रिजल्ट होगा। अब दूसरी बात बड़ी दिलचस्प है और मैं बड़ा हैरान होता हूँ, मतलब बड़ी हिम्मत की बात है, वैसे भी
कांग्रेस का या लोकदल का प्रवक्ता बनना एक बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम करा, मैं इन्हें सलाम करता हूँ, बहुत मुश्किल काम है। इसके बावजूद भी ये उपचुनावों का जिक्र करने से नहीं भूलते, जबकि सच ये है कि उपचुनावों में जब से हमारी सत्ता आई, ये चौथा उपचुनाव है, 3 उपचुनाव हो चुके हैं जिनके रिजल्ट आ चुके हैं। 3 में से अहमदाबाद में, जिसका जिक्र अभी भी वेद प्रकाश जी कर रहे थे, ये कह रहे थे जनता ने मोहर लगा दी, तो जनता ने तो मोहर ये लगाई कि कांग्रेस की जमानत जब्त कर दी। तो कांग्रेस जिसकी जमानत जब्त हुई है वो अहमदाबाद का जिक्र करना नहीं भूलती। इंडियन नेशनल लोकदल जिसकी जींद में भी जमानत जब्त हुई और बड़ौदा में भी जमानत जब्त हुई, वो भी उपचुनावों का जिक्र करना नहीं भूलते। दोनों के पास जो है उम्मीदवार नहीं थे, एक को कलायत से लाकर इम्पोर्ट करके आदमपुर लाना पड़ा, वो भी जिक्र करना नहीं भूलते। एक जो 1.5 घंटा पहले अपनी टिकट घोषणा कर चुके थे इंडियन नेशनल लोकदल ज्वाइन करने से पहले, वो 1.5 घंटा पहले आपके टीवी पर ही खड़े होकर कह रहे थे कि मुझे इंडियन नेशनल लोकदल की टिकट मिल गई है, और 1.5 घंटा बाद जाकर जिन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल ज्वाइन की, वो आकर हम पर सवाल खड़े करते हैं। तो बड़ा ही मुश्किल काम करते हैं, और मैं इन दोनों जो श्रेष्ठ प्रवक्ता हैं, इन दोनों श्रेष्ठ प्रवक्ताओं के सामने प्रणाम करता हूं इनको, इनसे बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। लेकिन रावल साहब, कार्यकर्ताओं के साथ साथ, पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ उन्होंने विकास पर भी सवाल कर दिया। विकास का बता रहा हूँ ना जी, विकास का बता रहा हूँ। अभी थोड़े दिनों में चुनाव के नतीजे आ जाएंगे, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। अभी तुरंत चुनाव के नतीजे आएंगे, सामने दिख जाएगा। नगर निगम की बात कर रहे हैं ये कि आगे हम चुनाव लड़ लेंगे, इसका मतलब आगे हिम्मत करेंगे। आगे तो भविष्य तो हर आदमी आशावादी होकर बेहतरी देखने का प्रयास करता है, यानी ये भी जानते हैं कि आज तक इनमें हिम्मत नहीं थी ग्रामीण क्षेत्र में चुनाव लड़ने की, शहरी क्षेत्र में चुनाव लड़ने की, छोटी सरकारों में करने की। ये तो वो लोग हैं, और फिर कहते हैं आगे हम चुनाव लड़ लेंगे। आगे का आगे देखेंगे, आगे भी हिम्मत रहती है नहीं रहती है। आपके तो एक एक नेता ये कह रहे थे कि नगर निगम का भी चुनाव लड़ेंगे, नगर पालिका और परिषद का भी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन फिर भाग गए मौका आने पर, और फिर राज्यसभा का चुनाव आया तो रायपुर भाग गए। इतना भाग कर कहाँ जाओगे? उसेन बोल्ट को भी आप हरा चुके हो, आप तो नए नए विश्व रिकॉर्ड बना रहे हो। और मैं आपको सृष्टि जी, आपका सुन रहे हैं विद्रोही साहब, आप पर देखिए इनकी केवल एक सेंटेंस रह गया, करो एक सेंटेंस। तो मेरा आपसे निवेदन है सृष्टि जी, आपके हर शहर में पत्रकार हैं, आपका सबसे बड़ा नेटवर्क है हरियाणा न्यूज का, आप केवल तस्वीरें दिखा दीजिए सारों के पार्टी कार्यालयों की, देख लीजिए कहाँ पर भीड़ ज्यादा और कहाँ पर भीड़ है ही नहीं, कहाँ पर मक्खी भी मारने के लिए नहीं कोई खड़ा हुआ, और कहाँ पर लोग जो हैं बड़े उत्साहित होकर खड़े हैं। आप अपने आप दिखा दीजिए लोगों को, इसमें कोई कुछ भी नहीं। हम दिखाएंगे, हम जमीनी हकीकत दिखाएंगे रावल साहब, जमीनी हकीकत को हम जनता तक पहुंचाएंगे, सब सामने आ जाएगा। आपको चलिए ये भी बता दीजिए, ये जो वरिष्ठ प्रवक्ता है, ये भी बता दीजिए कि मुद्दे क्या लगते हैं इस बार, मुद्दे कौन कौन से हावी रहेंगे? मुद्दा सकारात्मक राजनीति का है। मुद्दे पर आपसे पूछा जाना सृष्टि जी, भाई साहब मैं 1 सेकंड के लिए चुपवा था इनके कहने से। चलो मुझे 10 सेकंड और दे दीजिए वेद प्रकाश जी, चलो ले लीजिए। मुद्दों की जहां तक बात है, तो हरियाणा के अंदर सकारात्मक राजनीति का सृजन करना, हरियाणा के अंदर क्षेत्रवाद को हरियाणा से मुक्त करना, समान विकास समान रोजगार देना, हरियाणा को जातिवाद से मुक्त करना, हरियाणा को परिवारवाद से मुक्त करना। यहाँ पर किसी का भाई और किसी का भतीजा होकर ही केवल आपका काम होगा ऐसा नहीं है। एक गरीब से गरीब, निर्धन से निर्धन का काम होगा, और मेरिट के आधार पर होगा, चलिए ठीक है, होगा। ये संस्कार, ये कल्चर हरियाणा के अंदर लेकर आना, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ठीक है, विद्रोही साहब अपनी बात रख लें, फिर उसके बाद रेणु जी फाइनल कमेंट देंगे। विद्रोही साहब, देखिए मुझे आश्चर्य होता है भाजपा के साथी किस असत्यता से असत्य बोलते हैं। किसी भी दल का राज हो, काम करवाने के लिए लोग उसी के कार्यालय में जाएंगे। मैं मानता हूँ भाजपा का राज है, इसलिए लोग आज कार्यालय में जाते हैं, कोई नई बात नहीं है। और ये कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, मैंने बार बार पूछा, ये दोनों जिले तो सृष्टि जी मैंने ही गिरा दिए थे कि 2 जिलों में लड़ रहे हैं, पूरे हरियाणा में नहीं लड़ रहे हैं। तीसरे का नाम नहीं पता उसके। चौथा इन्होंने कहा 4 उपचुनाव, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अरे आपने जींद में किसका उम्मीदवार, वहां भी आपके पास उम्मीदवार नहीं था, वहां आपने इनेलो का उम्मीदवार चुराया, बड़ौदा में आपने कांग्रेस का उम्मीदवार चुराया, आदमपुर में फिर कांग्रेस का उम्मीदवार चुराया, और भैया इलाहाबाद में हलोपा का उम्मीदवार चुराया। जब आप उम्मीदवार चुरा कर चुनाव लड़ते हैं तो मुझे तो आश्चर्य। और कह रहे हैं आदमपुर में हम इंपोर्ट करके लाए। अरे भाई आपको शायद मालूम नहीं
3 बार सांसद रह चुके हैं। जयप्रकाश हिसार से, जयप्रकाश चुनाव लड़ चुका है आदमपुर से, और चारों के चारों जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं वो चारों के चारों कांग्रेसी हैं। भाजपा का उम्मीदवार कांग्रेसी, कांग्रेस का उम्मीदवार कांग्रेसी, लोकदल का उम्मीदवार कांग्रेसी, आप पार्टी का उम्मीदवार अब कांग्रेस नहीं रहे, लेकिन नहीं नहीं रहेगा, है तो कांग्रेसी सही कह रहे हैं करके। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ सरस्वती जी, सही कह रहे हैं। नहीं सरस्वती जी, मुझे आपत्ति नहीं है कि वो है, मैं क्या कह रहा हूँ ये समझिए। विद्रोही साहब, आप सही कह रहे हैं। भाजपा के प्रवक्ता की इस बात को आपने जो बात कही, किस तरह वो असत्य बोल रहे हैं। बिल्कुल, चलिए, कांग्रेस के पास उम्मीदवार नहीं है। ठीक है रेणु, कांग्रेसी चुनाव लड़ रहे हैं। अरे सर, लेकिन के पास उम्मीदवार नहीं। अरे आप ये देखिए ना कि कांग्रेसी थे, लेकिन ऐसे में तो कांग्रेस को भी थोड़ा विचार करना चाहिए ना कि सारे दूसरी पार्टियों में जा जाके चुनाव लड़ रहे हैं। मैं सारी बात मान लूंगा, मैं आपकी सारी बात चलिए रेणु जी से ले लूंगा फाइनल। असत्य तो ना बोले, ठीक है भाई, तो 100% असत्य बोल रहा है। चलिए रेणु साहब, आप दे दीजिए फाइनल कमेंट। हाँ, देखिए श्रेष्ठी जी, इन जो ये पंचायती चुनाव हैं, इनमें बहुत बड़े बड़े मुद्दे उठने हैं। जिस प्रकार से महंगाई का, अभी साथी बोल रहे थे कि रोजगार देने का काम किया। आज हरियाणा प्रदेश रोजगार बेरोजगारी के मामले में पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 पर है। लगभग 37% की बेरोजगारी हरियाणा प्रदेश में। फिर भी ये लोग कहते हैं रोजगार देने में हमने बहुत काम किया। इसके अलावा परिवारवाद की ये बात करते हैं। भव्य बिश्नोई कौन है? क्या वो परिवारवाद नहीं है? कुलदीप का, पहले कुलदीप था, भव्य को लेके, इससे बड़ा परिवारवाद क्या होगा? क्या चौधरी वीरेंद्र सिंह का बेटा ब्रिजेंद्र सिंह ने सांसद का इलेक्शन लड़ा, वो परिवारवाद नहीं है? अरे भाई, ये तो छोड़िए, आप सारे परिवारवाद की बातें करते हैं। और दूसरा ये कहते हैं कि उधर से कैंडिडेट लेकर के आगे, उधर से कैंडिडेट लेकर के आगे। जो इंडियन नेशनल लोकदल का चौधरी कुर्राराम जी कैंडिडेट आदमपुर में बने हैं, हाँ। उनका आप जानिए, वो बहुत ही कर्मठ और मेहनती एक समाज सेवी आदमी है। पिछले 4 सालों से उन्होंने अपनी समिति बना करके हल्के में पानी देने का काम किया है। 8 साल से आप हरियाणा प्रदेश की सत्ता के ऊपर काबिज है, लेकिन आज भी आदमपुर का आधे से हल्का पानी से प्यासा है, लाइट नहीं पहुंची है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इन चुनावों में चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।